सभी साथियों को नमस्कार। मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। साथियों, आज फिर से जो नेट का जो पाठ्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम अगली जो कहानी लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी। यह कहानी न केवल नेट के पाठ्यक्रम के लिए बल्कि हिंदी के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए बहुत ही महत्व रखती है। आज इस कहानी की समीक्षा करेंगे और इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी का छवि चित्र। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और दोस्तों, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी अगर आपको कोई भी सूचना अगर आपको प्राप्त करनी है तो वह आप कमेंट बॉक्स के रूप में आप नीचे दे सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 1883 से 1922 के मध्य रहा। इनका जो जीवन वृत्त है 1883 से 1922 तक रहा। जयपुर में इनका कार्यक्षेत्र रहा। रचनाओं की चर्चा करें तो कहानियों में देखते हैं, उसने कहा था जो सरस्वती में छपी थी जून 1915 के अंक में, जिस समय सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। बुद्धू का कांटा पाटलिपुत्र में 1914 में लिखी गई। सुखमय जीवन भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1911 ईस्वी में। इसके अलावा कुछ अन्य कहानियां और मिलती है जिनमें गंठागर, धर्मपरायण रीछ जो समालोचक पत्रिका में छपी थी और हीरे का हारा, ये इनकी कहानियां मिलती हैं। निबंध खुली चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वयं गंठागर ये निबंध के रूप में भी मिलता है। जय जमुना मैया की आंख, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द, कछुआ धर्म, आत्मघात, पुरानी हिंदी, डिंगल, मोरेसी मोही कुठाऊ महत्वपूर्ण निबंध है। मोरेसी मोही कुठाऊ और कछुआ धर्म कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आगे देखते हैं। संपादन इन्होंने किया समालोचक जो पत्रिका थी इसका संपादन इन्होंने किया। त्रैमासिक पत्रिका थी समालोचक जो जयपुर से प्रकाशित होती थी। 1903 से लेकर 1907 तक यह संपादक बने रहे। प्रथम संपादक समालोचक जो पत्रिका थी उसके प्रथम संपादक थे गोपाल राम गहमरी 1902 ईस्वी में। इसके अलावा नागरी प्रचारिणी पत्रिका, यह भी त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादक 1902 ईस्वी में गौरीशंकर ओझा, श्याम सुंदर दास, देवी प्रसाद के साथ मिलकर इन्होंने संपादन किया था। उसने कहा था राजेंद्र यादव, इसके बारे में इस कहानी के संबंध में क्या कहते हैं राजेंद्र यादव, क्या कहते हैं कि उसने कहा था कहानी से ही आधुनिक हिंदी का प्रारंभ मानना चाहिए। और राजेंद्र यादव की कौन सी कृति में यह कथन मिलता है? कहानी, स्वरूप और संवेदना। तो कहने का आशय है कि कहानी का जो निखार है वह उसने कहा था के माध्यम से ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह क्या कहते हैं इस कहानी के संबंध में कि यह कहानी सोमनाथ के मंदिर की तरह आकाश में लटकती हुई प्रतीत होती है। यदि भावुकता को चुंबक से हटा दिया जाए तो मूर्ति धरती पर खंड खंड हो जाएगी। बच्चन सिंह ने सूबेदारनी की भिक्षा को स्वार्थपरता एवं लहना सिंह के त्याग को बेवकूफ़ी बताया है। कहानी की समीक्षा या कहानी का सार के रूप में आगे अपन जानते हैं। कहानी के बारे में देखते हैं कि यह कहानी सरस्वती पत्रिका के जून अंक में 1915 में छपी थी। पात्र हैं इसके लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार बोदा सिंह और वजीरा, ये इसके मुख्य पात्र हैं। देखते हैं। यह कहानी असफल प्रेमी लहना सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है। साथियों, लहना सिंह सूबेदारनी से प्रेम करता है और प्रेम करता था और वह उसकी एक मतलब पूर्व दीप्ति शैली में है। फ्लैशबैक पद्धति जिसे कहा गया है। सारी समीक्षा आज्ञा करते हैं। लैला सिंह के आत्म बलिदान की कहानी है जिसमें वह पूर्व प्रेमिका कौन है? सूबेदारनी की मधुर स्मृतियों में प्रेमिका के पति
जब उसकी शादी नहीं होती है अपनी उसकी प्रेमिका की, उस समय की उसे स्मृति याद आती है और वह उस स्मृतियों को इस कहानी के माध्यम से, इसमें कहानी में उन स्मृतियों को व्यक्त किया गया है। मधुर स्मृतियों में प्रेमिका के पति की रक्षा खुद का बलिदान देकर करता है। कहने का आशय है कि यह लहना सिंह जो है वह उसकी प्रेमिका सूबेदारनी उससे कहती है कि इनकी रक्षा करना उसने कहा था। यह जो कथन है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को आधार बनाते हुए वह अपने प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा करता है। पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई हिंदी की पहली प्रसिद्ध कहानी है। गोपाल राय क्या कहते हैं कि यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। रामचंद्र शुक्ल का मानना है, क्या कहते हैं कि लहना सिंह में भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए हैं। निसंदेह यह हिंदी साहित्य की अमर कहानी है, स्मरणीय उपलब्धि है। इस कहानी की मूल संवेदना यह है कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं। देखो दोस्तों, ये 5 पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं कि इस संसार में कुछ ऐसे महान निस्वार्थ व्यक्ति होते हैं जो किसी के कहे मतलब किसी के कहे या किस कहने वाला कौन है, सूबेदारनी, और करने वाला कौन है, लहना सिंह। नायक के रूप में भी कह सकते हैं लहना सिंह को। किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। इस कहानी का पात्र लहना सिंह ऐसा ही व्यक्ति है। लहना सिंह ने अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह जो पिता पुत्र हैं, हजारा सिंह की प्राण रक्षा की। ऐसा लहना सिंह ने सूबेदारनी जो उसकी पूर्व प्रेमिका थी, लहना सिंह ने सूबेदारनी के मात्र उसने कहा था वाक्य को ध्यान में रखकर प्राणों उत्सर्ग किया। उसने कहा था, ये किसने कहा था कि उसने कहा था, सूबेदारनी ने यह कहा था कि तुम हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करना। तो यह कथन वह मन में बिठा लेता है कि उसने कहा था। इसी को आधार बनाते हुए लहना सिंह सूबेदारनी के इस कथन को अपना आधार मानकर इनकी रक्षा करता है। जो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए को चरितार्थ करता है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक भी है जो शीर्षक को सार्थकता प्रदान करता है। इस कहानी का कथानक 5 अंकों में विभाजित है, यह भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। इसका कथानक लहना सिंह के त्याग और बलिदान पर आधारित है। कथानक जो है वह लहना सिंह का त्याग और बलिदान पर आधारित है। वह माझे का एक सिख है। कहाँ का रहने वाला है, निवासी कहाँ का है, माझे का। वह सिख राइफल्स की कुछ टुकड़ियों को भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए फ्रांस और बेल्जियम भेजता है। ये सैनिक खंदक मतलब खाई के रूप में जो बर्फ की थी, ये सैनिक खंदकों में कड़ाके की ठंड में रहते हैं। सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह, ये ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। बेटा कौन है, बोधा सिंह, और हजारा सिंह सूबेदार जो सूबेदारनी का पति है। लहना सिंह, वजीरा सिंह, महा सिंह, उद्यमी सिंह आदि सिख सैनिक अंग्रेज लेफ्टिनेंट के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, गुलेरी जी की कहानियों का प्रमुख आकर्षण तो रस ही है। यह रस उथली रसिकता या मानसिक विलासिता का तरल द्रव्य नहीं है, जीवन के गंभीर उपभोगों से खींचा हुआ गाढ़ा रस है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार यो उसने कहा था में घटनाएं भी है, संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी है। घटनाएं भी है, संयोग भी है। घटनाएं तो पर यह विश्व युद्ध पर द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित है। संयोग भी है और रोमांटिक दृष्टि भी है, लेकिन उन सब का संगठन इस वैशिष्ट्य के साथ हुआ है और प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान का पारस्परिक संघर्ष का इतना
असाधारण और संवेदनात्मक रूप में हुआ है कि कहानी नई हो जाती है। मधुरेश ने लिखा है, उसने कहा था, वस्तुतः हिंदी की पहली कहानी है जो शिल्प विधान की दृष्टि से हिंदी कहानी को एक झटके में प्रौढ़ बना देती है। प्रेम, बलिदान और कर्तव्य की भावना से अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु यह कहानी अपनी मार्मिकता और सघन गठन के कारण आज भी अद्वितीय बनी हुई है। हिंदी के प्रारंभ काल में ही ऐसी श्रेष्ठ रचना का प्रकाशित होना एक महत्वपूर्ण घटना है। पंडित विनोद शंकर व्यास ने मधुकरी की भूमिका में लिखा है कि 1915 में उसने कहा था, कहानी ने विद्वानों को चकित कर दिया। हिंदी कहानियों में आज तक इसके जोड़ की दूसरी कहानी नहीं निकली। इस कहानी का शीर्षक बहुत आकर्षक है। हिंदी में यह पहली वास्तविक कहानी है। इस कहानी के सब अंग वर्तमान में हैं। जो इस कहानी को पढ़ेगा वह जीवन भर इसे भूल नहीं पाएगा। ये कथन है, बहुत ही शानदार मार्मिक कहानी है। देखते हैं संपूर्ण कहानी। कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। पहला अंक है, चालू करते हैं। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरों को चीरकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और शोभ के अवतार बने नाक की सीधे चले जाते हैं। तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी। मतलब ये अमृतसर के बाजार की घटना का वर्णन है, अमृतसर के बाजार का वर्णन है। हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचे और बहारे वालों के जंगल में से राह खा खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी देने पर भी लीक से नहीं हटती तो उनकी बचना वाली के ये नमूने हैं। हट जा जीन जोगी है, मतलब बाजार के दृश्य हैं कि कोई हटता नहीं है रास्ते से, तो कैसे उनको बुलाते हैं, कैसे कैसे उनको कहते हैं, हट जा जीन जोगी है, हट जा कर्मा वाली है, हट जा पुत्ता प्यारी है, बच जा लंबी वाली है। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भोग्य भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना जाती है, बच जा। इस तरह से कहानी आगे चलती है। दोस्तों, पूर्वदीप्ति शैली क्या होती है ये मैं पहले बता दूं आपको कि पूर्वदीप्ति शैली ये होती है कि जो बाद की जो घटना है वह बाद की घटना को पहले बताना और पहले की घटना को बाद में बताना। देखते हैं आगे। ऐसे बंबू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की कौन है, सूबेदार और सूबेदारनी, लहना सिंह, और ये लड़का है लहना सिंह और लड़की है सूबेदारनी। यहां सूबेदार नहीं है, ये लहना सिंह। एक लड़का जो कि कौन है, लहना सिंह, एक लड़की जो कि सूबेदारनी है, जो कि एक तरह से बचपन की जो मधुर स्मृतियां हैं उनका वर्णन है। एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आम मिले। उसके बालों और उसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। सुतने वस्त्र। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। कौन, वह लड़का लहना सिंह, और यह रसोई के लिए बंडिया कोई सामग्री रसोई के लिए, कौन, लड़की जो सूबेदारनी आगे बन जाके सूबेदारनी बनती है। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। तेरे घर कहाँ है, यह सबसे पहले प्रश्न कौन करता है, लड़का प्रश्न करता है, लहना सिंह प्रश्न करता है। मगरे में, मतलब लड़की का घर कहाँ है, मगरे में, यह प्रश्न ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। और तेरे, लड़की प्रश्न करती है, मांझे में, यहाँ कहाँ रहती है, अत्तर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। ये अत्तर सिंह की बैठक में कौन रहता है, अत्तर सिंह मामा है किसका, लड़की का। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है।
इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? कुड़माई मतलब सगाई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कर कर दौड़ गई। शर्माकर वह चली जाती है और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा, मतलब 2-4 दिन से वह मिलते रहते थे। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई, सगाई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसी ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। उसको चिढ़ाने के लिए बोलती है लड़की, कब? कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ शालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राहें ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। किसे? अंधा उस लैना सिंह को कहा जाता है। तब कहीं घर पहुंचा, क्योंकि वह थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। दूसरा जो अंक है वह यहाँ से चालू होता है, जो अब मतलब काफ़ी समय, मतलब जब वह एक नौकरी लग जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है, उस तब की घटना है ये। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है जो द्वितीय विश्व युद्ध की पर आधारित है। युद्ध की घटना को लेकर वहाँ जो तैनात है, फौज तैनात है। यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कोई खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। कौन? शत्रु के बारे लिए कहा जा रहा है कि वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। लैना सिंह और 3 दिन हैं। लैना सिंह को कहा कहते हैं, लैना सिंह को पुकार कर कहा जाता है कि लैना सिंह और 3 दिन है। 4 तो खंदक में ही बिता देगी। 4 दिन हो गए उसको उस खंदक खाई में रहते हुए। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोएंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल का सा हरा घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं आती। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं। जर्मन के जो सैनिक थे वो इनके शत्रु थे, ये भी ध्यान रखना। तो तुझे दरबार साहब की दहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने की कमान नहीं दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों सूबेदार? हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। यह हजारा सिंह का कथन है। हजारा सिंह क्या कहते हैं आगे देखो। लड़ाई के मामले में हजारा सिंह कौन है? सूबेदार है, जो सूबेदारनी का पति है। लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है। लैना सिंह, पर क्या करे? लैना सिंह बोलता है, क्या करे? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। ये कथन किसका है? लैना सिंह का। सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी, उठ, सिगड़ी में कोले डाल। उद्यमी भी एक सैनिक है। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, क्योंकि खाई जो है वो बर्फ की है और जिनमें पानी भर गया है। तो वजीरा को कहता है कि तुम पानी निकालो।
महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो, कि जो पहरे पर जो व्यक्ति है उनका बदल दो। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था, यह भी ध्यान रखना, पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, की जर्मनी को खत्म करो। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। विदूषक से मतलब है जोकर से, हंसी मजाक करने वाला। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहां मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। 10 घुमा। लाडी होरा को भी यहां बुला लेंगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं, देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हट करती है, ऑटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझते कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूं। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजारते हो, उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनियो से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। इस तरह वह बोधा सिंह, हजारा सिंह, लहना सिंह ये आपस में बातें कर रहे हैं। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिसोर न जान दी कर लेना। ये पंजाबी में वो चर्चा करते हैं, पंजाबी में बोलते हैं। कौन जानता था कि डाडी वालियों घर बारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। ये तीसरा अंक यहाँ से चालू होता है। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। बोधा सिंह जो थोड़ा बीमार है, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा, बोधा सिंह थोड़ा बीमार है। बोधा सिंह कौन है? वह सूबेदारनी का पुत्र है। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, कपकपी छूट रही है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में ताड़ दौड़ रहा है, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता 4 दिन से तुम मेरे लिए। ये कौन, किसका कथन है? बोधा सिंह का। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। और ये कथन किसका है? लहना सिंह का। आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैम, गुरु उनका भला करे। यो कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लेफ्टिनेंट साहब? हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिले, खंदक छीन कर वहीं
जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। मतलब यहाँ पर एक जर्मन सैनिक यहाँ पर आता है जो उनको बेवकूफ़, या लहना सिंह को, या उनके लहना सिंह जो है उनको बेवकूफ़ बनाता है, उनको मारने की फिराक करता है, साजिश रचता है। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया कि वह चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। यहाँ लेफ्टिनेंट साहब कौन है? जो जर्मन सैनिक आता है। लेफ्टिनेंट साहब जर्मन सैनिक के रूप में आता है, और जर्मन सैनिक जो कौन है वो उनके शत्रु है। और जेब से सिगरेट निकाल के सुलगाने लगा। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। अब वह उसकी परीक्षा करता है कि यह वास्तव में अपना लपटा नहीं है या जर्मन का सैनिक है। लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उठ गए कि लेफ्टिनेंट साहब के तो बाल बड़े बड़े थे, लेकिन वह बाल कहाँ चले गए, और उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। याद है पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ, यह कौन, किसका कथन है? हाँ हाँ, यह लेफ्टिनेंट साहब जो जर्मन सैनिक है, शत्रु है, वही। जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। देखो परीक्षा ले रहा है कि अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीली गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता है, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना सिंह, क्या कयामत आ गई है? यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कयामत कौन आई है? कयामत कौन आई है? एक जर्मन सैनिक लेफ्टिनेंट के रूप में आया है। जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ। चौथा अंक चालू होता है, 5 अंक है इसमें। होश में आओ आओ। कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की है। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने का सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए हैं, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 है। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवानों में घुसेड़ दिया। मतलब वह बम लेकर आता है और वह जर्मन जो है वह कहीं वहाँ खंदक में लगा देता है। और तीनों में से एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने आगे। इतने में बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। लहना सिंह उसे
सचेत करता है। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सिलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरेट के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतना बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजाक बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, गाय को नहीं मारते। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद करेंगे। मंडी के बनियों को बहकाता है कि डाकखाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की डाडी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में पैर रखा तो। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दिया था, तो उसको मार दिया। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। बोधा पूछता उसे कि कौन है? बोधा कौन है? सूबेदारनी का पुत्र। मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिक्कों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसाते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों के पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। मतलब पीछे से तो वो एक सैनिक जो वहां जा रही थी और एक इधर 8 ये जो सिख थे उन दोनों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह, पहले थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिराना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिक्को दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे, मतलब मर गए थे, या करा रहे थे। सिक्कों में 15 के प्राण गए। सूबेदारनी के दाहिने कंधे में से गोली आर पार सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर नहीं हुई कि लहना सिंह को दूसरा भारी घाव लगा है। मतलब 2 घाव लग गए, एक जाम में, एक कमर में। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ शई नाम सार्थक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे वाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तरह तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ में 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने
कि गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। मतलब जो बीमार थे, घायल हुए थे, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। और मतलब उनको नहीं पता था कि उसकी कमर में भी घाव है। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। बोधा सिंह सूबेदार का पुत्र हजारा सिंह का, वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो। सूबेदारनी का नाम क्या है? होरा को चिट्ठी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। उसने कहा था जो मैंने कर दिया, ये महत्वपूर्ण वाक्य है। आगे इसके बारे में 5वें जो अंक होगा उसमें इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। मेरे कौन? सूबेदार हजारा सिंह। और बोधा कौन? हजारा सिंह का पुत्र। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। मतलब वह उससे कहता है ये बातें। जब अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना, और कह भी देना कि सूबेदारनी को सारा वृतांत बता देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। 5वां अंक चालू होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। अब पिछली जो घटनाएं हैं, उसे बचपन की जो घटनाएं हैं, वह उसकी स्मृति उसे याद आती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं से उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब वह धत कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। 25 वर्ष इस घटना को बीत जाते हैं। अब लहना सिंह नंबर 77 रेफल्स में जमादार है। ये प्रश्न भी ध्यान रखना। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। मतलब जब वह 12 वर्ष का था तब वह कन्या कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष की। कौन वह कन्या? कौन? सूबेदारनी। न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। एक बार की मतलब वह बताता है कि मैं एक बार घर गया था, वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ, कि फौज जो है वह युद्ध करने के लिए जा रही है, चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं। मैं और बोधा सिंह, कौन कहता है ये? मैं और बोधा सिंह मतलब हजारा सिंह और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। वह मतलब लहना सिंह को कहते हैं कि हजारा सिंह और बोधा सिंह भी साथ चलेंगे। यह हजारा सिंह कहता है किससे? लहना सिंह से, कि हम साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जब मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना चाहा। असीस सुनी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? मुझे पहचाना किसका कथन है? सूबेदारनी का। तेरी कुड़माई हो गई, वह कहती है, यादाश्त दिलाती है, उसे याद दिलाती है। धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर से भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। पसली का घाव मतलब वो घाव बढ़ता चला जाता है। मतलब अपनी बातें जो है वह वजीरा सिंह को बता रहा है। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। कि मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती।
एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही बरस हुआ, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। 5 पुत्र होते हैं उसके, ये भी ध्यान रखना। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान की तक पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। वह कहती कि इसी तरह युद्ध में जो भी युद्ध करे तो वहाँ इनकी भी रक्षा करना। किसकी? सूबेदार की और बोधा सिंह की। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आध घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चच्चा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह, और उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह प्रेम की संवेदना पर आधारित बहुत ही मार्मिक कहानी है, जिसमें युद्ध की पृष्ठभूमि भी दिखाई देती है। धन्यवाद।